नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ग्राम पंचायत अधिकारी के पंचायती राज व्यवस्था का 1500 क्वेश्चन का ये सीरीज चल रही है, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 1500 प्लस क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग आज 100 क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीके थुंगन समिति में पंचायती संस्थाओं से संबंधित सुझाव दिए। तो पीके थुंगन समिति ने पंचायती संस्थाओं से संबंधित क्या सुझाव दिए थे? संवैधानिक दर्जा देने का, संघ सूची में शामिल करने का, उपयुक्त दोनों। तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। देखते हैं डिटेल। पीके थुंगन समिति का गठन कब किया गया था? 1988 में किया गया था, जिसमें पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने तथा संघ सूची में स्थान देने की सिफारिश की गई थी। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग तथा नियोजन एवं समन्वय समिति होनी चाहिए। वित्त आयोग की भी सिफारिश तो पीके थुंगन समिति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, मिलान करना है। तो अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? वर्ष 1977 में। GV राव समिति का गठन कब किया गया था? ये भी 1986 में। सादिक अली समिति का गठन कब किया गया था? 1964 में। जबकि LM सिंघवी समिति का गठन 1985 में किया गया था। देख सकते हैं, अशोक मेहता 1977, GV राव 1985, सादिक अली 1964, LM सिंघवी 1986। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो असम, केरल, त्रिपुरा में है, जबकि नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। डिटेल देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भारत के 3 राज्य नागालैंड, मेघालय और मणिपुर में नहीं है। छठी अनुसूची में शामिल होने के कारण इन राज्यों में पंचायती राज की व्यवस्था लागू नहीं की गई थी। इसके स्थान पर स्वायत्त जिला परिषदें हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन की भूमिका निभाती हैं। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था के स्थान पर स्वायत्त जिला परिषदें हैं, जो कि जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है, पंचायत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? तो 1996 ईस्वी में। पंचायत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम वर्ष 1996 में पारित किया गया। इसे पेशा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पेशा नाम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय सुमेलित है। अशोक मेहता द्विस्तरीय। पीके थुंगन समिति राज्य सूची में पंचायती राज। LM सिंघवी संवैधानिक दर्जा, ये सही है। पीके थुंगन समिति राज्य सूची में पंचायती राज, बल्कि केंद्र सूची में पंचायती राज को करने की बात कही गई थी इनमें। देख सकते हैं, पीके थुंगन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में नहीं बल्कि केंद्र सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसे खंड प्रमुख के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायत है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 स्तरीय पंचायत किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। कौन कौन से स्तर हैं देख सकते हैं आप? ग्राम पंचायत, उसके ऊपर अंचल पंचायत, उसके ऊपर आंचलिक परिषद और सबसे ऊपर जिला परिषद। 4 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद तथा जिला परिषद। भारत के किस राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है? किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यह भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया? तो वर्ष कौन सा है? वर्ष 2006 में। बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया। उल्लेखनीय है कि 73वें संविधान संशोधन के दौरान महिलाओं को केवल 33% आरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो जिला पंचायत के सदस्य जो हैं जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनते हैं। ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है? तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है। ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत है। ग्राम सभा द्वारा पंचायत के कार्य का निरीक्षण व मूल्यांकन किया जाता है। पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो GV राव समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था।
देख सकते हैं GV राव समिति का गठन वर्ष 1985 में योजना आयोग की सिफारिश पे किया गया था। इसका उद्देश्य पंचायती राज से संबंधित सुझाव देना था। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल यानी कि गवर्नर। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों के लिए वित्त आवंटन से संबंधित सुझाव देना होता है। नेक्स्ट है, पंचायतों को शक्ति प्राप्त होती है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य पंचायती राज विभाग द्वारा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा? तो राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार दे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। देख सकते हैं, राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल जो हैं राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलत मत करिएगा। राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण कौन करता है? तो ये विधानमंडल करता है। देख सकते हैं, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा वित्त आयोग की संरचना, सदस्यों की अयोग्यताएं एवं उनके चयन की रीति विहित करता है। नेक्स्ट है, पंचायतों के गठन के लिए संविधान के किस भाग को निर्देशित किया गया है? किस भाग को? भाग 4 को। ग्राम पंचायतों के गठन के लिए संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को निर्देशित किया गया है। यह प्रावधान अनुच्छेद 40 के तहत वर्णित है। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, केंद्रीय नियंत्रण, राज्य का नियंत्रण। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय शासन पे केंद्रीय नियंत्रण नहीं होता है। बाकी 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। देख सकते हैं, स्थानीय शासन के संदर्भ में केंद्रीय नियंत्रण नगण्य होता है। पंचायती राज संस्थाएं प्रतिनिधित्व करती हैं शक्तियों के केंद्रीकरण का, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का। तो पंचायती राज संस्थाएं शक्तियों के विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल कितनी संख्या है? तो लगभग 57,705 है। देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के अनुसार वर्तमान में कुल 57,705 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है तथा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती है। किस समिति की संस्तुति पर पंचायती राज को लागू किया गया था? उसके अध्यक्ष थे। तो किस समिति की संस्तुति पर पंचायती राज को लागू किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया गया था। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, जो कि इस प्रकार है: ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय इन्होंने दिया था। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के ह्रास के लिए अशोक मेहता समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कारण बताए गए थे? कौन से कारण थे? अधिकारी तंत्र की भूमिका, सही है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, ये भी सही है। संप्रत्यात्मक यानी कंसेप्चुअल स्पष्टता का अभाव, बिल्कुल सही है। लिंग समता जेंडर प्रायोरिटी का अभाव, ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पे ऊपर वाले 3 सही हैं, लास्ट वाला गलत हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के ह्रास का कारण अशोक मेहता ने अधिकारी तंत्र की भूमिका, राजनीतिक इच्छा का अभाव और संप्रत्यात्मक अस्पष्टता के अभाव को मुख्य कारण माना था। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया था, जिसने 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें की। कितने सिफारिशें की थी? 132 सिफारिशें। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो 2 स्तरीय। देख सकते हैं 1977 में, जो कि मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय, इन्हीं की सरकार में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंपी थी
इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? तो देख सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति के बदले में इन्होंने 2 स्तरीय पद्धति की बात की थी, जबकि दूसरा था राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। 2 स्तरीय थी। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए, यानी जिला परिषद को मुख्य बिंदु बनाया गया था। चौथा है, पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, यानी सभी राजनीतिक पार्टियां पंचायत चुनाव में भाग लें। नेक्स्ट है, भारत में मंडल पंचायत की संस्थापना की गई थी किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति के द्वारा। भारत में मंडल पंचायत की संस्थापना अशोक राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। अशोक मेहता समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं। जिला परिषद को मजबूत बनाया जाए तथा ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत की स्थापना की जाए। पंचायती राज संस्थाएं समिति प्रणाली के आधार पर अपने कार्यों का संपादन करें। न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों के साथ नहीं मिलाया जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, एल एम सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति। नीचे के तीनों पंचायती राज से संबंधित है, जबकि दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डिटेल देखते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन चुनाव सुधार के लिए वर्ष 1990 में हुआ था। देख सकते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति का गठन जो हुआ था चुनाव सुधार के लिए 1990 में हुआ था, जबकि बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1970, जी.वी. के राव समिति 1985, एल एम सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगन समिति 1988, सादिक अली समिति 1964। नेक्स्ट है, पंचायती राज के निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित करना था कि पहली कौन सी समिति आई? तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले अशोक मेहता हो जाएंगे 1957, बी आर मेहता हो जाएंगे, यानी बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, जी.वी. के राव समिति 1985 और एल एम सिंघवी 1986 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एल एम सिंघवी समिति की सिफारिशें हैं? तो गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें बनाई जानी चाहिए, करेक्ट है। पंचायती राज सभाओं के लिए संवैधानिक मान्यता, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, पंचायती राज पर गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया? तो कौन सी समिति थी? पंचायती राज पर गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एल एम सिंघवी समिति 1986। पंचायती राज पर गठित एल एम सिंघवी समिति 1986 समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था। इसे 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? अशोक मेहता समिति, जी.वी. के राव समिति, बी आर मेहता समिति, ये तीनों संबंधित है, जबकि संथानम समिति भ्रष्टाचार विरोधी समिति थी। देख सकते हैं, संथानम समिति भ्रष्टाचार विरोधी समिति थी, अतः संथानम समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबद्ध नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग के न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, बी आर मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायत राज का गठन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। केवल जिला एवं मंडल स्तर पर 2 स्तरीय गलत है, पहला वाला सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है, किस समिति ने अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी.वी. के राव समिति। डिटेल देखते हैं। जी.वी. के राव समिति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी। इस समिति का उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? 5 जून 1947 को।
उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम 5 जून 1947 को लागू किया गया था। 7 दिसंबर 1947 को डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल से अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिसका उद्देश्य स्वायत्त स्थानीय सरकार की स्थापना और विकास करना था। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 5 जून 1947 को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश अधिनियम 1947 की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्राम सभा की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना, पंचायत अवधि, अनुसूचित जातियों को 15% आरक्षण, महिलाओं को 10% आरक्षण। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है, बाकी गलत है। तो कौन कौन सी विशेषता थी उत्तर प्रदेश अधिनियम 1947 की? ग्राम सभा की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना, पंचायत अवधि। ये 3 सही है, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधिनियम 1947 की मुख्य विशेषता निम्न है: ग्राम सभा की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना, पंचायत अवधि, प्रधान कार्यालय की स्थापना, महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही गई थी। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। इसके बारे में आप लोग देख चुके हैं अभी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 विधानसभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो कब स्वीकार कर लिया गया था? तो 19 मई 1961 को। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 14 सितंबर 1960 को तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा संशोधन सहित 1 मई 1961 को पारित हुआ, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा 19 मई 1961 को स्वीकार कर लिया गया। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 नवंबर 1961 को प्राप्त हो गई। देख सकते हैं आप, 19 मई 1961 को विधानसभा द्वारा स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम सभा का तात्पर्य है? तो निर्वाचन सूची में रजिस्टर्ड सभी वयस्क व्यक्ति जो हैं ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2(6) में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया था? तो 2(h) में। ग्राम पंचायत को 2(h) में परिभाषित किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 2(h) ग्राम पंचायत की परिभाषा करता है। इसका मतलब यह है कि ग्राम पंचायत को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 का अप्रकाशित धारा 12 के रूप में बनाया गया है। मूल रूप से ग्राम सभा के मामलों में के प्रबंधन के उद्देश्य से गठित एक निकाय। धारा 12(1) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत पूरे पंचायत क्षेत्र में स्थित है, जिसका नाम पंचायत क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा जो है 2(g) में दिया गया है, जबकि ग्राम पंचायत 2(h) में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण करती है। तो कौन सा निर्धारण करती है? कृषि को बढ़ावा देना तथा विकास करना, मैदानों एवं चारागाहों का विकास, भूमि विकास में सरकार की सहायता न करना, ये बात गलत हो जाएगी। लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन एवं सहायता करना, डेयरी मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा न देना। तो सही कूट क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा सही है। देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण करती है। डायरेक्ट पूछ लेगा कि ग्राम सभा के कार्य का निर्धारण अधिनियम 1947 की कौन सी धारा में है? तो धारा 15 में है। तो मुख्य कार्य देख लेते हैं। कृषि को बढ़ावा देना तथा विकास करना, मैदानों एवं चारागाहों का विकास, भूमि विकास में सरकार की सहायता करना, जबकि ऑप्शन में दिया गया था ना करना। चौथा ऑप्शन है लघु सिंचाई परियोजनाओं में जल वितरण का प्रबंधन एवं सहायता करना, और पांचवा है डेयरी मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 किस धारा में भूमि प्रबंधन समिति को परिभाषित करती है? तो किस में? धारा 2(भ) में। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 2(भ) भूमि प्रबंधन समिति को परिभाषित करती है। नेक्स्ट है,
उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम की किस धारा में मत देने का अधिकार दिया गया है? तो किस अधिनियम की किस धारा में? धारा 9 का में, यानी धारा 9A में। नेक्स्ट है, जब ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर ऐसी बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कितने दिन के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाएगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 दिन के अंदर बैठक बुलाई जाएगी। देख लेते हैं, जब ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर ऐसी बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो 30 दिन के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाएगी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया जा सकेगा तो बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व, यानी ग्राम सभा की बैठक होनी है तो बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए। कौन सा नियम है? नियम 32 है। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने कुल कितनी सिफारिशें की थी? 132 सिफारिशें की थी। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति ने कुल 132 सिफारिशें की थी। बाकी आप देख चुके हैं 1977 में इसका गठन हुआ था, जबकि इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में केंद्र सरकार को सौंपी थी। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज को द्विस्तरीय पद्धति में बदलने का प्रस्ताव किस समिति का था? तो ये अशोक मेहता समिति का था। देख लेते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति को समाप्त कर जिला परिषद एवं मंडल पंचायत नामक 2 स्तर होंगे। जिला स्तर पर जिला परिषद और उससे नीचे मंडल पंचायत के लिए एक मंडल पंचायत का गठन होगा। ये अशोक मेहता समिति में कहा गया था। नेक्स्ट है, किस पंचायती राज समिति ने पंचायती राज की निष्क्रियता के कारण इसे बिना जड़ घास की संज्ञा दी थी? तो किस समिति ने कहा था? GV.K. राव समिति ने। देख लेते हैं, योजना आयोग द्वारा 25 मार्च 1985 में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने हेतु GV.K. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पंचायती राज की निष्क्रियता के कारण इसे बिना जड़ घास की संज्ञा दी थी तथा पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु विभिन्न सिफारिशें की थी। नेक्स्ट है, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की सिफारिश की? तो LM सिंघवी समिति ने। नेक्स्ट है, LM सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था? गठन 1986 में किया गया था। राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, उन्होंने LM सिंघवी समिति का गठन किया था। नेक्स्ट है, LM सिंघवी समिति के पश्चात किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी? तो PK थुंगन समिति ने। LM सिंघवी के पश्चात PK थुंगन समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात अपनी सिफारिश में की। इस समिति का गठन 1988 में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव देना था। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश थी कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी को होना चाहिए? ये BR मेहता समिति की सिफारिश थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समस्याओं पर गौर करने के लिए पहली समिति कौन सी थी? तो BR मेहता समिति थी 1957 में। देख सकते हैं आप, स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समस्याओं पर गौर करने के लिए पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति थी। इस समिति का गठन 1957 में किया गया था। इस समिति ने सिफारिश की थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की जानी चाहिए। अगला है, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, बिल्कुल सही। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, सही है। पद सोपानिक संरचना की, ये गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही हो जाएगा, जबकि चौथा जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन C करेक्ट होगा इसमें। संयुक्त प्रांत यानी कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए संयुक्त प्रांत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1947 में। ये भी देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए संयुक्त प्रांत राज अधिनियम 1947 को पारित किया गया था। 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई थी। 1952-53 में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद पंचायती प्रणाली में सक्रियता आई। यहाँ से एक क्वेश्चन और आप देख सकते हैं, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1952-53 में। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों में से कौन सी समिति का गठन वर्ष सही नहीं है?
पी के थुंगन समिति 1988 करेक्ट है। जी वी के राव समिति 1985 ये भी करेक्ट है। एल एम सिंघवी समिति 1980 दिया है, जबकि 1986 होना चाहिए, जबकि अशोक मेहता समिति 1977 दिया गया है, करेक्ट है। देख सकते हैं एल एम सिंघवी समिति जो है 1986 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 11वीं अनुसूची का विषय है? 11वीं अनुसूची यानी पंचायती राज। कृषि एवं कृषि विस्तार, बिल्कुल सही। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल क्षेत्र का विकास, ये भी करेक्ट है। पहला दूसरा करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, ग्रामीण आवास, शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा, ये भी करेक्ट है। पांचवा देखिए, नगरीय योजना जिनके अंतर्गत शहरी योजना भी है, ये गलत हो जाएगा। आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजना, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सही हो जाएगा, बाकी दो गलत हो जाएंगे। देख सकते हैं, नगरीय योजना जिनके अंतर्गत शहरी योजना शामिल है एवं आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजना 12वीं अनुसूची के विषय हैं। नेक्स्ट है, ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत का संचालन करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में कौन सक्षम है? तो राज्य सरकार जो है सक्षम है। ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत का संचालन करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में राज्य सरकार सक्षम है। ग्राम सभा की बैठक की गढ़पूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो 1/5 सदस्य होने चाहिए, तब ग्राम सभा की बैठक होती है। ग्राम सभा को हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करने के लिए ग्राम सभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 1/3 होती है, यानी कि 1/3। नेक्स्ट है, ग्राम सभा की सामान्यतः 2 बैठकें होनी चाहिए, एक बैठक खरीफ फसल के बाद, दूसरी रबी फसल के बाद। यानी ग्राम सभा की 2 बैठकें होनी ही चाहिए, एक तो खरीफ फसल के बाद, दूसरी रबी फसल के बाद। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा का प्रधान करता है। पंचायतों का चुनाव कौन करता है? तो ये राज्य चुनाव आयोग करती है पंचायतों का चुनाव। डिटेल देखते हैं, पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करता है। राज्य चुनाव आयोग अपने प्रधान अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत का चुनाव कराता है। ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष का होता है। पंचायतों को संवैधानिक अधिकार 1992 में 73वें संशोधन द्वारा दिया गया था। इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है, जिले में राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में प्रधानों और सदस्यों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण कौन कराता है? तो जिला मजिस्ट्रेट कराते हैं। जिले में राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में प्रधानों और सदस्यों के निर्वाचनों का पर्यवेक्षण कौन कराता है? तो जिला मजिस्ट्रेट कराता है। सरपंच की नियुक्ति कौन करेगा? सरपंच की नियुक्ति पंच करेगा। सरपंच की नियुक्ति पंच करता है। सरपंच ग्राम सभा का निर्वाचित सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। ग्राम पंचायत में विकास कार्य की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। पंच का अर्थ होता है पंचायत के 5 सदस्य। सरपंच पंच का मुखिया होता है। पंच सहायक सरपंच तथा सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो नियत प्राधिकारी को अपना त्यागपत्र देते हैं। पंच सहायक सरपंच तथा सरपंच अपना त्यागपत्र अपने नियत प्राधिकारी को सौंपेंगे। पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसे सरपंच कहा जाता है। सरपंच या उप सरपंच और पंचायत का कोई भी सदस्य लिखित में नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान था? तो 1/3 यानी कि 33% आरक्षण का प्रावधान था। देख सकते हैं, धारा 11A(4) में प्रावधान है कि उपधारा 3 के तहत प्रधान के आरक्षित पदों की संख्या सहित प्रधानों के कार्यालयों की संख्या का 1/3 से कम नहीं, जैसा भी मामला हो, महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के किस धारा में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई थी? अभी ऊपर आप देख चुके हैं, 11A(4) में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है, जो कि 1/3 है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा ग्राम प्रधान के चयन की बात करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धारा 11B। धारा 11B उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा है, जो कि ग्राम प्रधान के चयन की बात करता है। पंचायत राज अधिनियम 1947 के किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रधान के पद का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा? तो 11B(6) में
पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 11B6 के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रधान के पद का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा। नेक्स्ट है ग्राम सभा के कार्य धारा 11(5) के अंतर्गत कौन कौन से कथन सही हैं। पहले तो देख सकते हैं ग्राम सभा के कार्य धारा 11(5) में दिया गया है, तो कौन कौन से कार्य हैं। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वयं सेवक जुटाना और दान देना, करेक्ट है। समुदाय आधारित विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लाभार्थी की पहचान करना, ये भी सही है। गांव में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता करना, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत की स्थापना करना, ये सही नहीं है। पांचवा है मैदानों एवं चारागाहों का विकास, ये भी इनकरेक्ट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। ग्राम सभा की कार्य धारा 11(5) के अंतर्गत निम्न कथन सही हैं। पहला, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वयं सेवक जुटाना और दान देना। दूसरा, समुदाय आधारित विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए के लाभार्थियों की पहचान करना। और तीसरा, गांव के विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो धारा 12(3) में ग्राम पंचायत का कार्यकाल दिया गया है, जो कि 5 वर्ष निर्धारित है। अगला देखते हैं, ग्राम पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होगा और धारा 95(1)(f) के तहत निरस्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज अधिनियम 1947 की कौन सी धारा ग्राम पंचायतों को परिभाषित करती है। परिभाषा किस में दी गई है ग्राम पंचायत की, 2H में, जबकि ग्राम सभा की 2G में दी गई है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर भारत में पंचायती राज की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में कब की थी। आप सभी को ये मालूम होना चाहिए, 2 अक्टूबर 1959 को, महात्मा गांधी जी के जयंती पर। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किन 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। तो कौन सा थे, जिला स्तर एवं मंडल स्तर पर 2 स्तरीय इन्होंने सुझाव दिया था। देख सकते हैं 1977 में इनका गठन किया गया था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, नोट देख सकते हैं, इस समिति की सिफारिशों को राजनीतिक अस्थिरता के कारण लागू नहीं किया जा सका था। नेक्स्ट है, किस समिति का उद्देश्य पंचायती राज की जांच करना था। तो LM सिंघवी समिति का जो उद्देश्य था वो पंचायती राज की जांच करना था। डिटेल देखते हैं, LM सिंघवी समिति का उद्देश्य पंचायती राज की जांच करना था। इस समिति का गठन राजीव गांधी सरकार ने 1986 में किया था। इस समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और अन्य मामलों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, किस पंचायती राज समिति को पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों के अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था। तो के संथानम समिति को पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों के अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था। देख सकते हैं आप डिटेल। इस समिति का गठन तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1962 में किया था। 1962 में गठित इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC की स्थापना हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लेते हैं। के संथानम समिति को पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों के अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था। इस समिति का गठन तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1962 में किया था। 1962 में गठित इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अनुच्छेद 40। देख सकते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव किस समिति ने दिया था। GBK राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। कौन कौन से होंगे ये भी आप देख सकते हैं।
इस समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा गांव स्तर पर गांव सभा का गठन सुझाव दिया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए इस दिन पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, जिसे स्थानीय सुशासन के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय सुशासन का सर्वप्रथम प्रस्ताव लॉर्ड रिपन ने 1982 में रखा था, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया? बलवंत राय मेहता ने तो पंचायत समिति को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाया। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया। इस समिति का गठन 1947 में किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें हैं। पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। पंचायती राज का गठन 3 स्तरों पर होना चाहिए, ये गलत है। इन्होंने 2 स्तर की बात कही थी। पंचायती राज में निर्वाचित सदस्य नहीं होने चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। 2 स्तरीय इन्होंने बात कही थी, पहला मंडल स्तर, दूसरा जिला स्तर। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? भारत का राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, भारत की संसद कि राज्य का विधानमंडल? तो राज्य का विधानमंडल जो है पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध बना सकता है। देख सकते हैं, पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकार राज्य के विधानमंडल के अधीन है। संविधान के अनुच्छेद 243 ग में यह प्रावधान दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? 243 ग के तहत। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, करेक्ट है। लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन वृद्धि करना। केवल ऑप्शन ए करेक्ट है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जो है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। देख सकते हैं, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना या शक्ति के विकेंद्रीकरण का मुख्य आधार है तथा स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करके विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, गलत ऑप्शन है। खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी गलत है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के आप देख चुके हैं कई बार, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को? तीनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति के अंतर्गत नगर पंचायत, ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत तीनों को सम्मिलित किया जाता है। इस समिति के द्वारा ही जिले के संपूर्ण विकास की योजना तैयार की जाती है, जैसे जिले के स्कूल, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, अनुसूचित जाति व जनजाति व अन्य संबंधित विभागों के अंतर्गत होने वाले कार्यों के लिए कार्य योजना बनाने में इस समिति के सदस्यों के विचारों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जा सकता है? ग्राम सभा को, जिला परिषद को, पंचायत को? तो ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जा सकता है। ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था का आधारशिला कहा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 243 का के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसे शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि के तहत उपबंधित किए जा सकें। यानी राज्य का विधानमंडल अगर कोई नियम बना देता है तो 243 का के तहत तो ग्राम सभा वो कार्य कर सकती है। पंचायत का कार्यकाल होता है तो जनरली 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 इंज्ञा में पंचायतों के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक कार्य करेगी। 243 इंज्ञा यानी कि 243 ई।
243 पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। जबकि आपको वोट देने का अधिकार कब प्राप्त होता है? जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए। एक पॉइंट इसमें आएगा, आप देख सकते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर निर्वाचन कराने में का प्रावधान है। समय पूर्व अर्थात 5 वर्ष की पूरी अवधि की प्राप्ति से पहले विघटित पंचायत जब पुनर्गठित की जाती है तो वह अवशिष्ट अवधि के लिए ही होगी, यानी जितना समय बचा रहेगा उतने समय के लिए ही होगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि 5 साल वो भी रहेगा, जितनी समय बची रहेगी उतने समय के लिए वो भी गठित होगी। यदि बची हुई अवधि 6 माह से कम है तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा, यानी अवधि 5-6 महीने से कम ही बचा है तो निर्वाचन कराना कोई आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, सड़कें, पुस्तकालय, उच्च शिक्षा। तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्च शिक्षा इसमें नहीं है, यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है, सड़कें हैं, पुस्तकालय हैं, जबकि उच्च शिक्षा नहीं है। देख सकते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को अनुच्छेद 243G के तहत कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। आप भी देख सकते हैं, अनुच्छेद 243G के तहत कार्य दिया गया है, जिसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं, जिसमें उच्च शिक्षा को शामिल नहीं किया गया है। 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सूचीबद्ध हैं? लघु सिंचाई, पशुपालन, महिला एवं शिशु विकास, ये तीनों शामिल हैं। अग्निसेवा, मवेशी हाउस प्राणियों के प्रति क्रूरता निवारण, ये सब शामिल नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में लघु सिंचाई, पशुपालन तथा महिला एवं शिशु विकास 11वीं अनुसूची के 29 विषयों के अंतर्गत शामिल है, जबकि अग्निसेवा, मवेशी हाउस एवं प्राणियों के प्रति क्रूरता निवारण 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान देकर, 5वां नाबार्ड। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही हो जाएगा, जबकि नाबार्ड इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें सही है। नेक्स्ट है, डिटेल देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। उसके वित्तीयन के स्रोतों में केंद्रीय वित्तीय आयोग की अनुशंसा, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित आयोजना आदि शामिल है। नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। यह सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक ऋण उपलब्ध कराना है। नाबार्ड क्या करता है? विकास के लिए ऋण देता है ग्रामीण क्षेत्रों में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों में के स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है? तो किसे दी गई है? तो ग्राम सभा को दी गई है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति ग्राम सभा को प्रदान की गई है। इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र माना गया है। ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र माना गया है। साथ ही ग्राम सभा अपने लोगों की परंपराओं एवं प्रथाओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन तथा विवाद निवारण के परंपरागत तरीकों की सुरक्षा के लिए सक्षम होगी। इस अधिनियम को वर्ष 1994 में स्थापित भूरिया कमेटी की सिफारिश पर पारित किया गया था। तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 किस कमेटी की सिफारिश पर पारित किया गया था? तो भूरिया कमेटी। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य वहाँ पे उपस्थित रहेगा, ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, वही वहाँ पे अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है,
संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है तो राज्य सरकार, देख लेते हैं। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार अनुच्छेद 243 के तहत किया जाता है। इस निर्णय के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, जिला पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों का चुनाव कराया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने प्रधान अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत का चुनाव करवाता है। नेक्स्ट है, पंचायतों को संवैधानिक अधिकार किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। देख सकते हैं, पंचायतों को संवैधानिक अधिकार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत प्रदान किया गया है। इस उद्देश्य के लिए संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया, जिसे पंचायत नाम दिया गया, और 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई, यानी 29 विषय जोड़े गए। भारत में स्थानीय सुशासन का पिता किसे कहा जाता है? पता होना चाहिए आप सभी को, लॉर्ड रिपन को। 1882 में उन्होंने स्थानीय सुशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय सुशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय सुशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया। नेक्स्ट है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो महात्मा गांधी के। डिटेल देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन का सुझाव दिया गया था। उनका मानना था कि गांव को भी राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा ग्रामीण स्तर पर विकास के कार्यों को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 40, जो कि DPSP के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित है, जिसके तहत राज्य ग्राम पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ प्रदान करता है जिससे वह स्थानीय स्वायत्त शासन के रूप में अपना कार्य कर सकें। आज का 100वां यानी कि आखिरी क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है। तो देख सकते हैं, बलवंतराय मेहता समिति त्रिस्तरीय, अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय, LM सिंघवी समिति स्थानीय सुशासन पद्धति, GBR राव समिति प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। देख सकते हैं, बलवंतराय मेहता समिति त्रिस्तरीय पद्धति, अशोक मेहता 2 स्तरीय पद्धति, LM सिंघवी स्थानीय सुशासन पद्धति, GBR राव समिति प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। तो आज भी टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। ये तीसरा पार्ट है, इसके बाद चौथा पार्ट आएगा, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 10-12 पार्ट में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों 1500 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।